Hello students, welcome to my channel Economics by सलमान सर। लास्ट वीडियो में हमने फीचर, प्रॉब्लम और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर ली थी। वह टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, क्या कदम उठाए, क्या क्या रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स मीन्स होता है चेंजेस। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर चेंजेस की। ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर चेंजेस, इसको 3 पॉइंट में डिवाइडेड किया गया है, 3 पार्ट में। फर्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकेंड है लैंड रिफॉर्म्स और थर्ड है जनरल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंजेस हुई, साइंटिफिक चेंजेस। और लैंड रिफॉर्म्स में जो लैंड के सिस्टम में चेंजिंग हुई, ज़मीनों में जो चेंजिंग हुई उसकी बात करेंगे। और जनरल रिफॉर्म में कुछ छोटे मोटे रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जैसे बैंकिंग, इरिगेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल रिफॉर्म्स से। टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए जो पहला कदम उठाया गवर्नमेंट ने, वो था यूज़ ऑफ HYV सीड्स। HYV फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वैरायटी। HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 1965 से। उससे पहले 1965 से पहले, 1960 से पहले लोग जो फार्मर्स हुआ करते थे वो नॉर्मल सीड्स यूज़ किया करते थे, HYV के बारे में नहीं जानते थे। नॉर्मल सीड्स जो होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू HYV सीड्स लो प्रोडक्शन देती हैं, उनमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो HYV सीड होता है उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, प्लस ये HYV सीड्स में बीमारियां कम होती हैं। ठीक है, तो ये जो पहला कदम उठाया गवर्नमेंट ने HYV सीड से, इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा इंडियन एग्रीकल्चर को। फार्मर्स इंट्रोड्यूस हुए इससे और प्रोडक्शन बढ़ी इंडिया की। ओके, सेकेंड रिफॉर्म है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पे जोर दिया। जब फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने लगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, थर्ड है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होते हैं? कीड़े मारने वाली दवा को इंसेक्टिसाइड कहते हैं, और पेस्टिसाइड्स भी कीड़े मारने के लिए होते हैं, प्लस चूहे और कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो खेतों को हार्म पहुंचा सकते हैं, फसलों को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये इंसेक्टिव पेस्टिसाइड्स उनको मारते हैं। तो इसका यूज़ बढ़ा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो फसलों में बीमारियां होती थी वो सब खत्म हो सके। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के, जो अभी तक फार्मर्स करते आ रहे थे, उनको छोड़ के टेक्निकल साइंटिफिक मेथड पे ज़्यादा जोर दिया। साइंटिफिक मेथड क्या होता है सर? साइंटिफिक एग्रीकल्चर मेथड में फसल को उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र देना, ज़मीन के अकॉर्डिंग उसको फर्टिलाइज़र देना, क्रॉप रोटेशन करना, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है, जुताई, ये सब पूरे साइंटिफिक मेथड से करना। तो इस पे गवर्नमेंट ने काफ़ी जोर दिया कि अगर साइंटिफिक मेथड से प्रिपरेशन होगी सॉइल्स की, क्रॉप रोटेशन होगा और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होगा, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और बढ़ी भी प्रोडक्शन। फिफ्थ है, जो फिफ्थ रिफॉर्म लिया गवर्नमेंट ने, फिफ्थ टेक्निकल रिफॉर्म, वो था मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया कि जो फार्मर्स हैं वो मशीन का यूज़ करें, ट्रैक्टर का यूज़ करें, हार्वेस्टर का यूज़ करें। पर गरीबों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो ले सकते, एक ट्रैक्टर हार्वेस्टर लेने की औकात नहीं थी उनकी। तो गवर्नमेंट ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट पहुंचाई, काफ़ी हेल्प पहुंचाई, लोन दिया। ठीक है, ये थे हमारे मेजर्स टेक्निकल रिफॉर्म के। यूज़ ऑफ HYV सीड, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट और मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की, लैंड रिफॉर्म की। क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने जिनसे इंडिया के प्रोडक्टिविटी बढ़ी?
तो चलो स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल। लैंड रिफॉर्म में जो पहला रिफॉर्म हुआ वो था एवोल्यूशन ऑफ जमींदार्स। जमींदार्स को ख़त्म कर दिया गया। आपको पता है, मैंने बहुत बार बात की, लास्ट वीडियो में कई बार हमने डिस्कस किया ज़मींदार कितनी बुरी तरीके से बिहेव करते थे फार्मर्स के साथ। तो गवर्नमेंट ने जो पहला कदम उठाया वो था ज़मींदार्स को ख़त्म करना। अब ज़मीनें किसी के कंट्रोल में नहीं थी, ज़मींदार के कंट्रोल में नहीं थी, वो ज़मीनें बांट दी गई किसानों के बीच। जो खेती करता था सिर्फ वही, उसी के पास ज़मीन रह सकती है, ज़मींदार की तरह नहीं कि किसी को कंट्रोल करके खेती करवाएं। ठीक है, ये था पहला कदम लैंड रिफॉर्म्स में कि ज़मींदारों को ख़त्म कर दिया गया। सेकंड जो कदम उठाया, जो मेजर्स लिया गवर्नमेंट ने, वो था लैंड सीलिंग। अरे सर, ये लैंड सीलिंग क्या है? लैंड सीलिंग ये है कि गवर्नमेंट ने रूल बना दी, एक लिमिटेशन लगा दी कि इससे ज़्यादा ज़मीन तुम नहीं रख सकते। सबके लिए था एक कॉमन, कोई गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स कर दिया था, इतना नंबर फिक्स कर दिया था कि इससे ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकता। तो वो जिसके पास इस नंबर से ज़्यादा ज़मीनें हो रहती थी, अगर किसी ने गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया और ज़्यादा ज़मीनें रखी हुई हैं तो गवर्नमेंट को पता चलता था, वो उससे ज़मीन छीन के गरीबों में बांट देती थी। क्लियर है? सीलिंग मीन्स था लिमिटेशन लगाना, लैंड होल्डिंग पे लिमिटेशन लगाया गया। कोई अगर उस रूल को ब्रेक करता था तो उनसे ज़मीनें छीन के गवर्नमेंट गरीबों में बांट देती थी। ठीक है, क्लियर है? ओके, पर ये लैंड रिफॉर्म है, इसमें कमी रह गई। सीलिंग जो है, सीलिंग इस पे कमी रह गई कहीं ना कहीं। क्या कमी रह गई सर? कमी ये रह गई कि ज़मींदार बहुत चालाक निकले। जब लैंड सीलिंग का रूल बना, लॉ बनाया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे ज़मींदार उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, कोर्ट में पिटीशन फाइल करने लगे कि ये गलत रूल है, ये गलत रूल है। और आपको पता है, जब कोई भी केस कोर्ट में चला जाता है तो वो कितना रूल लंबा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल ले लो आप एनआरसी सीए का। एनआरसी सीए गवर्नमेंट चाहते तो तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन इतना बवाल हुआ, इतने प्रोटेस्ट हुए, इतने पिटीशंस गए कोर्ट में, तो वो प्रोसेस रुक गया कहीं ना कहीं एक जगह। अब वो पता नहीं कब होगा। वही केस थी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग की। जो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया तो उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए, ज़मींदार खड़े हो गए, पावरफुल लोग, जो रिच लोग थे वो खड़े हो गए और उस रूल को रोकना चाहा। तो वो रूल रुक गया थोड़ी टाइम के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए वो रुक गया। और उसी बीच में इन लोगों ने क्या किया, जिनके पास रिच लोग थे, जिनके पास बहुत ज़मीनें थी, उन लोगों ने ज़मीनों को अपने रिश्तेदारों के नाम लिखवा दिया। मतलब ऐसे एग्जाम्पल से समझो, एक रिच आदमी है, एक ज़मींदार है, उसके पास है 100 हेक्टेयर लैंड और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 50 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकता। तो इस ज़मींदार ने प्रोटेस्ट किया अपने साथियों के साथ मिलके और उस प्रोसेस को रोक दिया। 2-3 साल के लिए सीलिंग वाला लॉ रुका हुआ है। तो इसने अपने 50 हेक्टेयर लैंड जो एक्स्ट्रा थे उसको अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों बहनों के नाम पे रजिस्टर करवा दिया। अब इसके नाम पे सिर्फ 50 ही है और इधर उधर उसने बिखेर दिया, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि इसके पास 100 हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग ऑल ओवर इंडिया सक्सेस नहीं हो पाया। केरला और वेस्ट बंगाल में ये सक्सेस हुआ और बाकी इंडिया में बाकी जगहों पे ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया। अब हम बात कर लेते हैं जनरल रिफॉर्म्स की। जनरल रिफॉर्म्स, कॉमन रिफॉर्म्स जो हैं वो, इनमें पहला जो है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। मैंने बात की थी लास्ट वीडियोज़ में कि इंडियन फार्मर्स रेन पे डिपेंडेंट थे, उनके पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर किया, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन बढ़ाई। आप ऐसे मान लो कि 1951 में थे परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन 17% और अब है 75%। तो इतना ज़्यादा चेंज हुआ। गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि किसानों को इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाए। ठीक है, सेकेंड है प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट। कई सारे बैंक सेटअप हुए किसानों को लोन देने के लिए। जो किसान गरीब हैं
उनको सपोर्ट देने के लिए उन बैंक्स में आता है रूरल डेवलपमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है, और नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड जो था वो 1982 में सेटअप हुआ था। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मतलब इरिगेशन के साथ साथ इन लोगों ने पैसे का सपोर्ट देने के लिए भी कई कदम उठाए और गवर्नमेंट को और गरीब लोगों को सपोर्ट दिया। ओके, फोर्थ है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, मैंने आपसे बोला था कि जो किसान थे इंडिया के, उनको एक मार्केटिंग सिस्टम नहीं मिल रहा था, कोई भी उनसे सस्ते में फसल खरीद के ले जा रहा था, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी फिक्स की कि कोई भी सिचुएशन हो, हम इतने पैसे में आप किसानों का फसल खरीदेंगे। मतलब अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम 50 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे आपका, तो खरीदेंगे किसी भी सिचुएशन में। और वही किसान अगर कहीं बाहर देता है तो हो सकता है उसको 40 रुपए मिले, 30 रुपए मिले, कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन करे। इसलिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस दे दी कि आप अगर हमें बेचोगे तो हम ये इतना पैसा आपको देंगे। तो किसान को सपोर्ट मिला है, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो गवर्नमेंट वो लेके करती क्या थी, वो गेहूं चावल इतने ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया का लेके करती क्या थी। गवर्नमेंट बफर स्टॉक बनाती थी, कलेक्ट करती थी उन राशनों को कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो हम इससे अपने देशवासियों का पेट भर सकें। जैसे आज हो रहा कोरोना में, आज ऐसी सिचुएशन है कि कोई बाहर नहीं निकल सकता लॉकडाउन में, तो गवर्नमेंट ने जो बफर स्टॉक बना के रखा है उसी से गरीबों का पेट भर रही है, उनको राशन दे रही है, ठीक है। ये सब थे रिफॉर्म्स इंडिया के। अब हम बात कर लेते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-1965 से स्टार्ट हुआ था। ग्रीन का मतलब है क्रॉप्स, फसलों को दिखाने के लिए। आपको पता है फसल हरे कलर के होते हैं, तो उसी के नाम पे इसका ग्रीन रखा गया। रिवोल्यूशन होता है क्रांति, चेंजेस, अचानक किसी चीज़ में चेंज लाना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1960 में। क्यों स्टार्ट हुआ था? इंडिया के एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ाने के लिए, काफ़ी डेवलप्ड करने के लिए। उन्हीं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर ये सब जो हमने बात की रिफॉर्म्स की, उसी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर ये सारे रिफॉर्म्स हुए थे। ओके, तो ग्रीन जो है रिवॉल्यूशन वो 2 फेज़ में हुआ इंडिया में। पहला जो फेज़ है वो है 1960 से 1970 के बीच में। कब से? पहला फेज़ 1960 से 1970 के बीच में हुआ था। इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो ज़्यादातर वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज़ के लिए था। वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज़ में क्या आते थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मतलब कहने का मतलब है ग्रीन रेवोल्यूशन 1960-1970 अपने फर्स्ट फेज़ में उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, ऑल ओवर इंडिया नहीं फैला। वो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में ही रहा। और ये ज़्यादातर किस पे फोकस करता था? वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज़ पे, ठीक है। फेज़ 2 जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया पड़ा और गेहूं और चावल के साथ और भी क्रॉप्स, बाजरा, मिलेट्स, पल्सेस, इन सब पे पड़ा, ठीक है। सेकेंड फेज था 1970s से 1980s। अब इन ग्रीन रेवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। पहला जो फीचर है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ये सब पहले से लिंक है। आप प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको प्रॉब्लम, और यहाँ पे आपको पता चलेगी सॉल्यूशन। तो आप लास्ट वीडियोस देख लेना, जो इसके पहले की वीडियो है लेक्चर नंबर 8, उसको आप ज़रूर देख लेना। तो पहला जो फीचर है वो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, HIV सीड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, तो के जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की वो बढ़ी। पहला फीचर मान के चलो अगर 1951 में 2 किलो गेहूं पैदा होता था तो 2020 तक आके वो 20 किलो हो गया। इतनी क्रॉप प्रोडक्शन हुई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन,
सेकेंड जो फीचर है वो है एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा। एरिया अंडर कल्टीवेशन मीन्स ज़मीनें जिस पे कल्टीवेशन होती थी वो बढ़ी। पहले अगर 10 हेक्टेयर ज़मीन पे कल्टीवेशन होती थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद वो 20 हेक्टेयर हो गया। लोग अपने ज़मीनों को एग्रीकल्चर में लगाने लगे क्योंकि उनको फ़ायदा दिख रहा है अब। ठीक है, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा। थर्ड है सबसिस्टेंस फार्मिंग में से कॉमर्शियल फार्मिंग बन गया इंडिया। मतलब सर सबसिस्टेंस फार्मिंग ये होती है, मैंने बताया है आपको, कि जब हम सिर्फ खाने जीने के लिए फार्मिंग करते हैं, मतलब हम खेती करते हैं कि हमारा पेट भरे और पैसे के बारे में नहीं सोचते, कोई प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। वहीं कमर्शियल फार्मिंग फार्मिंग करके खाने के साथ साथ उसको बेच के पैसा कमाना, उसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। तो पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे फार्मर इंडिया के। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वो लोग पैसे कमाने में खुद को एंगेज करने लगे। मैंने बोला क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो जब क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा तो इन किसानों को खाने को भी मिल गया। अब गेहूं चावल बच रहे हैं, वो एक्स्ट्रा गेहूं चावल का क्या करेंगे, उन लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया एक सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में बदल गया। ओके, फोर्थ जो फीचर है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो है चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। मैंने बोला था आपको प्रॉब्लम्स में कि फार्मर्स की थिंकिंग बहुत बैकवर्ड थी। वो लोग खुद को कमर्शलाइज नहीं करना चाहते थे, उनको डर लगता था मार्केट में जाने से। पर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो किसानों की थिंकिंग बढ़ी, वो लोग खुद को कमर्शलाइज करने लगे, उनको पैसा मिलने लगा, उनको फ़ायदा दिखने लगा, तो उन लोगों ने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली। ठीक है, फिफ्थ है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। अब इंडिया के पास इतना फूड हो गया था कि उसको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। ये 5 ईयर प्लान का एक गोल था, आपको याद होगा। तो 5 ईयर प्लान में हमने पढ़ा था सेल्फ सफिशिएंसी लॉन्ग पीरियड गोल। गवर्नमेंट चाहती थी कि हमें कहीं से फूड इंपोर्ट ना करना पड़े। पहले आज़ादी के बाद इंडिया को यूएसए से, अमेरिका से फूड लाना पड़ता था, खेती, कितनी शर्म की बात है। पर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इंडिया इतना सफिशिएंट हो गया कि उसको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, बल्कि वो उसने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया के पास सरप्लस हो गया। ओके, क्लियर है। ये सारे हैं फीचर्स, अच्छाइयाँ ग्रीन रेवोल्यूशन की। क्या क्या है फिर से सुन लो। वो है राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग हो गया, फार्मर्स की थिंकिंग बदली और फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया ने पाली। अब सर जब इतना अच्छा था ग्रीन रेवोल्यूशन तो आज भी किसान इतना सफ़र क्यों करता है? आज भी बहुत सारे ऐसे किसान सुसाइड कर रहे हैं, फसलें नहीं हो रही हैं, बहुत सारे लोग बारिश पे डिपेंडेंट। तो सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में भी कुछ कमियां रह गई। क्या कमियां रह गई हम उसको बात कर लेते हैं। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से प्रोडक्शन बढ़ा इंडिया का, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले अभी भी हमारी कंट्री की प्रोडक्शन बहुत कम थी। अगर फ्रांस में 6.5 टन होता था तो इंडिया में 2 टन खेती होती थी वीट की। अगर चाइना में 6.7 टन खेती होती थी चावल की तो इंडिया में होता था 3.2%। अब कितना कम है, कंपेयर करो। बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन अभी भी कम है। तो क्या कमियां रह गई, क्यों कम थी, वो ये है, आप सुनिए एक एक करके। पहला ये है लिमिटेड क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो गिने चुने चीज़ों पे ही फोकस किया, गिने चुने फसलों पे ही फोकस किया। ज़्यादा फोकस किया गया गेहूं और चावल पे, बाकी फसल पे उतना फोकस नहीं किया गया। जैसे कॉटन, जूट, टी, जिससे इंडिया पैसे कमा सकती थी, उन पे उतना फोकस नहीं किया गया। ज़्यादातर HIV सीड्स, ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स, ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ वीट और चावल के लिए थी, बाकी फसलों पे फोकस नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है ग्रीन रेवोल्यूशन का। सेकेंड है अनएवन स्प्रेड। ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे इंडिया में एक वे में नहीं स्प्रेड था, वो कहीं ज़्यादा था कहीं कम था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन पे ज़्यादा फोकस किया और बाकी
कंट्रीज़ में, बाकी इंडियन स्टेट्स में उतना फोकस नहीं किया। तो एक अनएवन स्प्रेड था ग्रीन रेवोल्यूशन का। अगर पूरे इंडिया में होता तो हर जगह खेती बढ़ती, पर एक लिमिटेड एरिया में होने की वजह से ये फेल रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन उतना सक्सेस नहीं हो पाया। सेकेंड रीज़न ये है। थर्ड रीज़न है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। क्या है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन में कि जो अमीर थे वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन में मशीनें भी खरीद लेंगे, HIV सीड्स भी खरीद लेंगे, फर्टिलाइजर्स भी खरीद लेंगे, लेकिन अभी भी जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड जो फार्मर्स थे, उनको ना बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता था और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो HIV वैरायटी को खरीद सकते, मशीनों को खरीद सके, तो वो पीछे रह गए। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी, अमीरों ने तो सक्सेस कर लिया HIV सीड्स में, लेकिन जो गरीब थे ना वो इतने एजुकेटेड थे कि लोन ले जाके ले सकते, और ना ही इतना पैसा था उनके पास कि वो लोग HIV टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते। तो इसलिए इससे भी असर पड़ा। अगर उन गरीबों पे फोकस किया जाता, गवर्नमेंट उन्हें जा के लोन देती, तो हो सकता था और सक्सेस हो जाता इन ग्रीन रेवोल्यूशन, पर ऐसा नहीं हुआ। फोर्थ है इकोनॉमिक डिवाइड। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया जो है, इंडियन एग्रीकल्चर अमीरों गरीबों में बट गई। क्यों? मैंने कहा अमीर जो थे वो HIV टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेते थे, HIV टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो और अमीर होते गए, वहीं गरीब और बर्बाद होते चले गए, क्योंकि उनको ना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना है, ना उनके पास इतना पैसा कि वो खुद का कर सके। तो इससे हमारी कंट्री डिवाइड हो गई अमीरी गरीबी में, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर का इसका। ये सारे थे फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है फेलियर्स? लिमिटेड क्रॉप्स, अनएवन स्प्रेड था, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन थी, और इकोनॉमिक डिवाइड हो गई हमारी कंट्री। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है NCERT की बुक में, क्या हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन करना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको लोन नहीं मिल पा रहा, आज भी किसान सुसाइड कर रहा है, आज भी किसान बारिश पे डिपेंडेंट है, आज भी किसान को मार्केटिंग करना नहीं आया, आज भी वो खुद को सब्सिस्टेंस तक ही रखना चाहता है, कॉमर्शियलाइज नहीं करना चाहता है। तो अगर एक और ग्रीन रेवोल्यूशन होगा तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा, काफ़ी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारा था ओवरऑल कहानी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसकी क्या कंडीशन थी 5 ईयर प्लान्स में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अगर ये कहीं भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स,